धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ईरान में जो चुनाव हुआ है उसकी चर्चा ईरान के अंदर भले ही कम हो रही हो, लेकिन ईरान के बाहर पूरी दुनिया में हो रही है। खासकर उन देशों में हो रही है जो जंग कर रहे हैं इजराइल के जरिए फिलिस्तीन से। वो सोच रहे हैं कि क्या होगा अब ईरान का, क्योंकि वहां नए विचार वाले सुधारवादी नेता राष्ट्रपति बन गए हैं। क्या आयतुल्लाह खामनई से उनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा और इस 36 के आंकड़े का उन लोगों को फायदा मिलेगा? क्या होगा अब हिजबुल्लाह का, क्या होगा अब यमन के हूतियों का, इराक का, सीरिया का, जो लोग फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं यानी कि हमास का। ये तमाम चीजें लेकर लोगों के मन में बहुत सारे शक व शुबहात सवाल आते हैं, उन पे बात होनी चाहिए। इसी के साथ बात यह भी हो रही है कि हमास जंगबंदी को तैयार हो गया और खबरें चलाई जा रही हैं कि हमास की जो प्रमुख मांग थी उससे पीछे हट गया, यानी कि वो कह रहा है भैया पूर्ण रूप से जंगबंदी हमें चाहिए ही नहीं। उस मीडिया के मुताबिक कि जंगबंदी करा दो, बस बड़े ही पूर्ण रूप से जंगबंदी ना होती हो। तो क्या है इन खबरों के पीछे की सच्चाई? क्योंकि इसकी चीजों को समझने के लिए भाई वहां की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति को समझना अभी बेहद जरूरी है और सब पर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। लंबे समय के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और पहला जो मैं सवाल आपसे करने जा रहा हूं वो ये कि जंगबंदी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें सीआईए का चीफ दोहा पहुंच रहा है, कोई बता रहा है काहिरा में बातचीत होगी, कोई कह रहा है मोसाद का चीफ गया था वापस लौट आया है, हमास अपनी मांग से पीछे हट गया है। सच्चाई क्या है? ये जो कुछ आप सुन रहे हैं ये सब झूठ है। सच्चाई ये है कि अब खुद इसराइल परेशान है, अमेरिका तो परेशान था ही, इसलिए कि उस अगर 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 गजा में जंग चलती रहती है और उसकी वजह से अमेरिका में जो मुजाहरे हो रहे हैं, दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं, दुनिया भर में इसराइल और अमेरिका को थू किया जा रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मसला है। अब नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। 25 मई को जो प्रोसिक्यूटर वहां पे हैं करीम खान, जो कि बरतानिया के शहरी हैं, वो बहुत बड़े वकील हैं वहां के, उन्होंने दरखास्त जो है वहां पे कोर्ट में जमा करा दी है कि नेतन्याहू और उनके वजीर जो दिफा हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसी के साथ उन्होंने हमास को भी लपेट में ले लिया है, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो हालात जो हैं वो इसराइल के और अमेरिका के बहुत ही खिलाफ हैं। और बाइडन, बहरहाल बाइडन के खुद इस वक्त जो है सितारा गर्दिश में है, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर ये जंग जारी रही तो हमारे इलेक्शन पर उसका खराब असर पड़ेगा, इसलिए कि बहुत से लोग हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा बरतानिया में जो इलेक्शन है उसकी वजह से जो वहां की जो कंजर्वेटिव है उसकी पिटाई पूरी तरह से हो गई है। यानी 10 साल में इतनी बुरी हालत उसकी नहीं हुई थी। और खुद लेबर पार्टी जो कि पूरी तरह से, हालांकि इसराइल की तायद नहीं करती लेकिन उस तब भी तायद करती है, उसकी वजह से भी उसके वोट कम हुए, हालांकि उसको बहुत कुछ मिला है। और लेबर पार्टी को छोड़कर जाने वाले लोग हैं जो सिर्फ गजा की वजह से गए हैं, 5-6 आदमी वो अलग से जीते हैं। तो ये सब जो मंजरनामा है इसकी वजह से, और इसराइल के अंदर खुद जो मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों लाखों लोग रोजाना मुजाहरे कर रहे हैं। नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। और फौज के लोगों ने साफ साफ नेतन्याहू से कह दिया है कि अगर तुम इस तरह से चलोगे तो ये जंग सालों चलेगी, 3-4-5 साल चलेगी, और तब भी हमारे जो बंधक वहां पे हैं कोई वापस नहीं आएगा। तो जो इस वक्त जो मजबूरी जो है वो इसराइल की, अमेरिका की है, हमास की नहीं है। हमास ने ये ऐलान कर दिया है कि हम अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटे हैं, अगर जंग बंदी होगी तो मुकम्मल होगी। ठीक है, अब चीजों को धीरे धीरे समझ लेते हैं एक-एक करके। आपने कहा पूरी दुनिया में मुजाहिरे हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया में तो मुजाहिरे पिछले 9 महीने से हो रहे हैं। नेतन्याहू का और क्या नाम है बाइडन का विरोध तो पूरी दुनिया में 9 महीने से हो रहा है। इससे पहले बहुत सारी बातचीत हो चुकी है। क्या लगता है कि इस बात की बातचीत को अगर हम कह दें कि इजराइल घुटने पे आके बातचीत कर रहा है, किस आधार पर आप ये बात कह पाएंगे? देखिए, साफ साफ बात ये, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इसराइली मीडिया में चीजें छप रही है, मैं रोजाना उसको देखता हूँ। इसराइली मीडिया में छप रही है कि फौज और हुकूमत में ठन गई है। फौज कहती है कि ये जंग जो है बिल्कुल बेकार की है, इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, और ये सालों साल चलेगी, और सालों साल के बाद जो हमारे बंधक है 120 आदमी, उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो ये एक तरह से फौज बल्कि कह रही है कि हम थक गए हैं,
हमारे फौजी थक गए हैं, हमारे पास असलहा नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल वो पैदा हो गई जिसमें कि इसराइल खुद मजबूर हो रहा है मानने के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि हमास ने कहा। हमास ने नहीं कहा, हमास ने तो साफ साफ अभी उनके एक बड़े लीडर ने बहुत ही साफ साफ जो है कल ही कहा है कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे। आज भी हमारी वही डिमांड है। डिमांड यह है कि मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। दूसरी डिमांड यह है कि फलस्तीनियों को गजा के हर इलाके में जाने की आज़ादी होनी चाहिए। और तीसरे मरहले में गजा की जो तामीर नौ है, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन वो होना चाहिए। तो उनकी डिमांड वहीं पर है। इसराइल इस वक्त पीछे हटा है। इसराइल इसलिए कि नेतन्याहू पर वहां की जो मकामी जो लोग हैं, जो बंधकों के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो साथी हैं, लाखों लाखों लोग एक जगह पे नहीं, 5-5, 6-6 जगह रोजाना जो है लाखों लाखों लोग जमा होते हैं और मुजाहरा कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी तरह से तुम मानो। तो ये सब हालात हैं जिनकी वजह से इसराइल इस वक्त मजबूर हुआ है। क्या रफा पे जो ये कह रहे थे कि रफा पे हमला करके हम हमास को खत्म कर देंगे, अब रफा पे भी हमला इन्होंने कर दिया है। वापिस ये फिर से जो है उत्तर की तरफ आए, फिर साउथ की तरफ गए, फिर मध्य गाजा की तरफ जा रहे हैं। चारों तरफ इन्होंने जो बवाल मचाना था वो मचा लिया है। इस वजह से सेना थक गई है कि कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, देखिए 9 महीना इसराइल के लिए तो कभी हुआ ही नहीं है। वो तो 2-3 दिन की जंग लड़ते थे, अचानक जाके पिटाई कर दिया उनके सारे जहाज उनके तोड़ दिए, उनके वहां पे रखे हवाई अड्डे के ऊपर, और कह दिया कि हम जीत गए। और दूसरे जो होता था मिस्री या सीरियन या जॉर्डेनियन या जो भी होता था वो हाथ उठाता था और बात खत्म हो जाती थी। यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। 9 महीना हो गया है और 9 महीने में भी किसी ने हाथ नहीं उठाया है। कोई नहीं कह रहा है कि जंगबंदी किसी तरह से भी कर दो, ऐसा नहीं है, बल्कि शर्तों के साथ जंगबंदी चाहिए। तो इसराइल जो है कभी तैयारी नहीं था, बल्कि इसराइल की जो फौज है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुस्तकिल फौजी नहीं है, बल्कि वो बुलाए जाते हैं, वो तैयार बैठे रहते हैं, दूसरे काम में बिजनेस कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उनको कहा जाता है कि तुम फला जगह पहुंच जाओ, तो पहुंच जाते हैं। तो ये अमूमन 2-3 हफ्ते के लिए होता था, लेकिन ये तो 9 महीने हो गया ये। तो उनकी सारी जो है बहुत ही बुरी हालत उनकी है, उनकी इंडस्ट्री खराब हो गई है, उनके ऊपर जो उसका इस जंग का जो इसराइल का उनकी इकोनॉमी पर उसका असर हो रहा है बहुत ही बड़ा है, भयानक है। उसके अलावा जो शमाली जो इसराइल है, जो कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से तकरीबन 1 लाख के ऊपर लोग आकर के यहाँ पर नीचे तल अवीव वगैरह के पास रह रहे हैं, और हुकूमत जो है उनको बाकायदा मेहमान बनाए हुए 1 लाख से ऊपर लोगों को। तो ये सब जो खर्चा है वो इसराइल के बर्दाश्त करने के नहीं है। अमेरिका से मदद मिल रही है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। एक दिन अमेरिका भी कहेगा भाई नहीं, हम अब आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो उसके लिए भी सोचते होंगे जरूर। तो वो ऐसी हालत में है जिसमें कि उनको कुछ न कुछ करना है और इस जंग को खत्म करना है। आपके मुताबिक मान लेते हैं इस बार जंगबंदी हो जाएगी? इस बात का बहुत इम्कान है, इसलिए कि नेतन्याहू पर बाहर का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है और अंदर का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है। और फिर जब फौज ही कह दे कि भाई हम तो इस वक्त हार चुके हैं, हम इस वक्त जो थक चुके हैं, हमारे पास असलहा नहीं है, हमारे लोग जो है जंगबंदी चाहते हैं, तो ऐसी हालत में कोई भी लीडर होगा, सियासी लीडर होगा, वो इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान में भी अगर आपकी जंग जो है ये पाकिस्तान से या चाइना से हो रही होगी और फौज कहे कि भाई अब तो हम नहीं लड़ सकते, तो हुकूमत कहेगी भाई जंगबंदी करो। तो ये हालत वहां पे पहुंच चुकी है आज 9 महीने के बाद, जबकि हमास की ऐसी हालत नहीं है, बल्कि रोजाना वो नए नए तरीके से हमले कर रहे हैं। बल्कि अभी कल हमने देखा है कि एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा कि जिस तरह वो हमले कर रहे हैं वो तो अमेरिका और चाइना की जो खुसूसी फौजें होती है उस तरह का अटैक कर रहे हैं। और खुद इसराइली फौजी ही कह रहे हैं, खुदाई जनरल कह रहे हैं कि वो तो हमें मार के चले जाते हैं, वो हमको नजर भी नहीं आते। यानी हम उनको नजर आ रहे हैं लेकिन हम उनको नहीं देखते हैं, किस तरह से आके मार के चले जाते हैं। बल्कि कल मैंने वीडियो देखा जिसमें कि हमास के 2 आदमी जाके इनके टैंक पर हाथ से रख करके जो है वहां पे बम आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। मतलब बहुत ही जो शुजाअत है, जो हिम्मत है, जो मर्दानगी है, ऐसी देखी नहीं गई है। और उनको मालूम है कि वो मर सकते हैं, फिर भी जाकर वो कर रहे हैं, और ये रोजाना हो रहा है। बल्कि अभी चंद दिन पहले ये कहा गया कि इसराइल के तकरीबन 500 टैंक जो है खत्म हो चुके हैं इसमें, जो बहुत ही बड़ी तादाद है। पूरी फौज के पास इतने नहीं होते हैं। तो इसराइल इस वक्त घुटने पर है
और ये सब बेकार की जो मीडिया जो है उसकी स्पिनिंग। लेकिन जंगबंदी होगी कि जंगबंदी की बातचीत होगी कहां पे? क्योंकि खबरें ये भी चल रही हैं कि काहिरा में बातचीत होगी, खबरें ये भी चल रही हैं कि दोहा में होगी। मोसाद का चीफ दोहा गया था, वापस लौट गया है। नहीं नहीं, दोहा में हो रही है, होगी नहीं, हो रही है। दोहा में अमेरिका का जो CIA का जो डायरेक्टर है वो आया हुआ है। वहां पर इसराइल का जो मोसाद जो कि वहां की खुफिया पुलिस है, उसका डायरेक्टर मिस्टर बर्निया उसका नाम है, वो आया हुआ है। इसी तरह से वहां पर हमास के जो बड़े लीडर हैं, हम हनिया वगैरह वहां मौजूद है वहां पे। और इसके अंदर खुद जो कतर के जो वजीर आजम है, वजीर खारजा वजीर आजम, दोनों एक ही आदमी के पास है। वो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये काम सब गजा में हो रहा है, लेकिन उसमें मिस्र भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो सबके साथ आज तो आप कहीं बैठे बैठे जो है आप वीडियो कॉलिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन असल काम गजा के कतर के अंदर है, दोहा जो उसके कैपिटल है, दोहा के अंदर हो रहा है। और ये ऐसा नहीं होगा, हो रहा है, कई दिन से वो जारी है वो। ठीक है। और ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है। चलिए बात करते हैं ईरान की। ईरान में जो बदलाव हुआ है सर, लोग कह रहे थे कि आयतुल्लाह खामनेई का जो समर्थन है वो मिस्टर जलीली को है। मिस्टर जलीली तो जीते नहीं है और वो पेजेस्किन जीत गए हैं। पेजेस्किन को सुधारवादी बताया जा रहा है। अब क्या उसकी जो विदेश नीति है यमन को लेके, हिजबुल्लाह को लेके, अपना फिलिस्तीन को लेके, सीरिया, इराक, तमाम इन चीजों को लेके क्या बदलेगी वो? नहीं, देखिए कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सब बिला वजह की बातें होती हैं। जब भी ईरान में कोई नई हुकूमत आती है, ये सब बातें शुरू करते हैं, उससे कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए कि ईरान में जो निज़ाम, सियासी निज़ाम है, बहुत ही पक्का है। और जो लोग भी आते हैं, अभी नहीं जो जिनको आप सुधारवादी बोल रहे हैं, इन्होंने जाकर के इमाम खुमैनी के मज़ार के सामने जाकर के उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने ऐलान किया कि हम उनके रास्ते पे खड़े हुए हैं। तो ये सब सोचना जो है, इससे पहले भी जब इमाम खुमैनी का इंतकाल हुआ था, उस वक्त मुझसे इसी दिल्ली के अंदर एक न्यूज एजेंसी ने एक मजमून लिखवाया था। यही था कि भाई क्या तब्दीली आएगी। तो मैंने आज भी, ये 35-40 की बात है, मैंने कहा था कोई तब्दीली नहीं आएगी उनके मरने से। इसलिए कि उनके बाद जो लोग बैठे हैं उसी फिक्र से, उसी सोच से मौजूद हैं। तो ऐसा समझना कि इनकी वजह से कोई ऐसे तब्दीली आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो उसी रास्ते पे चलेंगे। टैक्टिक का फर्क होता है, टैक्टिक में तो दो आदमी बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो बुनियादी खत है, जो बुनियादी लाइन है, वो वही रहेगी। और जो हुती हैं या हिजबुल्लाह है या इराक के अंदर जो मिलिशियाज हैं, वो सब जो है पूरी तरह से इसमें शरीक हैं। वो बाद में आए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से गजा के मामले में शरीक हैं। क्योंकि हुती जो है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अभी हम ऐसी कार्रवाइयां करेंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। तो ये सब गजा के लिए कह रहे हैं गजा में जब तक जंगबंदी नहीं होगी, हमारा ये काम बंद नहीं होगा। क्या ईरान के चुनाव को आप ये कहना चाहेंगे कि चुनाव है जहां 60% लोग हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं? और क्या इसकी वजह से ये कहना कुछ गलत है कि जो निजाम वहां पे चल रहा है पिछले 40-45 साल से, उससे लोग थक गए हैं? नहीं, देखिए उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि क्या है। लेकिन जितने लोग भी आते हैं, मजबूरी तो नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इलेक्शन में जाकर के वहां पे ठप्पा नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर कुछ सजा होगी। लोग नहीं आते, किसी वजह से भी नहीं आते हैं। लोग जो है मुमकिन है गर्मी वहां पे हो रही हो, कुछ भी हो सकता है, मैं उसको नहीं कहता हूँ। लेकिन जो लोग भी आए, हिंदुस्तान में भी कितने लोग आते हैं, 60% लोग, 55% लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। और वो वहां के जो सदर है, वो जब तक 50% के ऊपर उसको वोट नहीं मिलता है, वो सदर नहीं बनता है। दोबारा इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ तो मिस्टर मोदी 40 पर इस साल है, उससे पहले 39 पे थे, उससे पहले 31% पे थे। तो ये तो इनके पास तो अकलियत है। अकलियत के बावजूद वो समझते हैं कि वो दुनिया भर में जो सबसे बड़े लीडर और सबसे ज्यादा महबूब लीडर वही है। तो उसका मुकाबला ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। वहां पर आप जाइएगा, मैं तो जाता रहता हूँ, मैं अभी भी कुछ पहले गया था। तो मैं नहीं समझता कि वहां की आवाम जो है हुकूमत के साथ नहीं है, तायद नहीं करती है, पूरी तरह तायद करती है, वो खुश है और वहां के हालात खुश हैं। वहां पे हर चीज मिल रही है, यानी ऐसी कोई कमी नहीं है। और जो भी वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, मतलब सड़कें देखिए आप, बिजली को देखिए, तालीम को देखिए, स्कूल को देखिए, हर चीज जो है
वो बिल्कुल इंटरनेशनल क्लास की है, वर्ल्ड क्लास की है। हालांकि जो ऊपर सैंक्शन जारी है बावजूद भी वो, लेकिन उनका एक बुनियादी ये है कि हम जो है, हमको जैसे अमेरिका और बरतानिया इससे पहले उनको चूस रहा था और उनको उनकी नकेल के हाथ में थी, वो नकेल वो दोबारा उसके हाथ में नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल क्या ये नहीं पैदा होता है सर कि इस चुनाव के नतीजे को कहा जाए कि आयतुल्लाह खामेनेई की विचारधारा के खिलाफ है, क्योंकि जो नेता ये कह रहा है कि मैं तो अमेरिका से ताल्लुकात करूंगा, मैं तो पश्चिमी दुनिया से ताल्लुकात बढ़ाऊंगा, मैं तो परमाणु के मुद्दे पर जो ये पाबंदियां लगी पड़ी है ईरान को, इनसे इनको हटवाऊंगा और उनसे संबंध बेहतर करूंगा, और वो जीत जा रहा है, लोग उसको वोट दे रहे हैं और वो कुछ लिबरल होने की बातें भी कर रहा है। तो क्या ये आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ जो है मैंडेट नहीं है? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बातें हो रही है तो पहले ही हो चुकी है। ईरान ने ही जो है अमेरिका और दूसरी जो ताकतें हैं उनके साथ परमाणु के बारे में, यानी एटॉमिक एनर्जी के बारे में मुआहदा किया था। कौन मुकर गया? वो तो अमेरिका ही मुकर गया ना। ट्रंप ने आकर के उसको खत्म कर दिया। तो अगर ये कह रहे हैं कि हम उसको दोबारा करना चाहते हैं तो इसमें कौन सी बात है? अमेरिका से ताल्लुकात कायम करना, बहरहाल अब जो है बहुत जमाना हो गया है। उसको सन 80 में इनकलाब आया था, सन 69 के आखिर में आया था, 79 के आखिर में, 80 में आया था, और उसके बहुत जमाना गुजर चुका है। अब अगर ताल्लुकात नॉर्मल हो जाए, मतलब ये कि नॉर्मल होना इतना मतलब है कि लोग आना जाना शुरू हो जाए, सामान वगैरह आना जाना शुरू हो जाए। खुद ईरान के बहुत से एसेट्स हैं, बहुत से उनके पैसे जो हैं वहां पर उनको उनको फ्रीज कर रखा है, वो वापस हो जाए उनको, तो उसमें कौन सी खराब की बात है? इसलिए कि अब वाजे हो गया है कि अमेरिका की जो भी यानी ख्वाहिश रही होगी, जो भी उनका प्लान रहा होगा ईरान पे दोबारा कब्जा करें, वो अब नहीं होने वाला है। तो इसमें अगर हालात को ठीक किए जाए, इससे पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि और पहले सुदूर है, उन्होंने भी कोशिश की है। तो ये अगर करें तो इसमें कोई नई बात नहीं है, और न ये वहां के जो बुनियादी जो मकासद है उसके खिलाफ है। क्या अगर आप अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करेंगे, पश्चिम से ताल्लुकात बेहतर करेंगे, तो वहां से सवाल नहीं उठेगा कि भैया इन्हें हूतियों को छोड़ो, हिजबुल्लाह को छोड़ो, हमास को छोड़ो, यहाँ पे सब जो ये फंडिंग करते हो, इनकी मदद करते हो, ये सब छोड़ो, तब हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे? नहीं नहीं, देखिए ईरानी भी अक्लमंद लोग हैं। वो कहेंगे ईरान की, तो तुम इसराइल की तारीफ छोड़ो, तुम मिस्र में जो फौज की तारीफ करते हो वो छोड़ो, तुम पाकिस्तान में फौज की तारीफ करते हो वो छोड़ो। वो भी तो अकल रखते हैं, वो भी यही कहेंगे कि भाई ये कौन सी बात है। तो और दूसरी बात ये है कि वो कोई आज तक कोई साबित नहीं कर सका, कोई डायरेक्ट जो है कोई ताल्लुक जो है ईरान का हम हुथियों से है, डायरेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। और हर 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 हुकूमत करती, हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं करती क्या? जो पास के मुल्क है उसमें मुख्तलिफ ताकतें होती हैं, मुख्तलिफ पार्टियां होती हैं, उनसे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे होते हैं, किसी से कम होते हैं। तो ये नॉर्मल है। अगर अमेरिका या मगरबी ताकतें या यूरोप की ताकतें कुछ कहेंगी तो ईरान के पास उसका जवाब मौजूद है। और ईरानी बहुत अक्लमंद लोग हैं, ये मत समझिए कि ईरानी बेवकूफ हैं और ऐसे ही खत्म कर लेंगे। वो उनको याद दिलाएंगे, उनको उनके पास बहुत काफी इल्म है और बड़े समझदार लोग वहां मौजूद हैं, ऐसे समझदार लोग हैं जो कि हमको यहाँ भी नजर नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्या इब्राहिम रईसी की तरह, जैसे इब्राहिम रईसी ने तो हमला करा दिया इसराइल के ऊपर, पेजेस्कियन भी करा पाएंगे क्योंकि उनको अमेरिका से और यूरोप से ताल्लुकात बेहतर करने हैं? नहीं, देखिए, अगर वो हालात होंगे तो दोबारा होगा ऐसा। हालात क्या है? अगर इसराइल उनके जनरल्स को मारेगा, उनकी एम्बेसी पे हमला करेगा, तो वो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए कि वो चीज जो ऐसी नहीं है जो हुकूमत तय करती है, अवाम तय करती है। अवाम उस वक्त इतना ज्यादा नाराज थी कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, इसलिए वो उन्होंने किया। हालांकि वो चाहते नहीं थे। मैं समझता हूँ कि अंदर अंदर वो नहीं चाहते कि इसराइल से कोई जंग करे इस वक्त। उनकी ये वजह कि इसराइल से जंग करने का मतलब अमेरिका से जंग करना, सीधी सीधी बात है। लेकिन उसके बावजूद जो है अवाम का इतना प्रेशर था कि आप कुछ कीजिए, तो उन्होंने किया, और कम ही किया, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया। तो ये जो नए सदर साहब आए हैं वो भी वही करेंगे, इसलिए कि अवाम की यही चीज होगी। अगर इसराइल वो हदूद पार करेगा तो ये भी हदूद पार करेंगे। और इन्होंने बता दिया है कि हमारे पास जो असले हैं वो जो है 2-2.5 मिनट के अंदर तुम्हारे तल अवीव पहुंच सकते हैं। और जो उन्होंने भेजा था, इतने ज्यादा ड्रोन, इतने ज्यादा रॉकेट्स भेजे थे, वो सब दिखा दिया था कि भाई देखो हम हर जगह पहुंच सकते हैं। तुम ये मत समझना कि तुम जो है अटैक कर दोगे और तुम बच जाओगे। तो वो खुद से तो नहीं करेंगे, खुद से कभी नहीं करेंगे,
लेकिन अगर उनके ऊपर हुआ तो उसका जवाब देंगे, और जवाब देने की उनके पास काबिलियत मौजूद है, वो दिखा भी चुके हैं उसको। अहमदी नजाद को क्यों चुनाव नहीं लड़ने दिया गया? आपने इस पे कोई अध्ययन किया है, कोई रिसर्च किया? असमें अहमदी नजाद जो है, जो वहाँ के जो मुत्तफिका जो पॉलिसियां थी उससे जरा हट गए थे, लोगों का यही ख्याल था। मैं बहुत ही अंदर से तो नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ के जो आम ख्याल है लोगों का, वहाँ की जो जो सियासी जो तबका है उसके अंदर, कि ये हट गए थे और इसी वजह से इनको दोबारा नहीं किया गया। इसलिए कि वहां पर जो सदर जो के लिए इंतखाब लड़ता है, वहां पे एक कमेटी वहां पे है, और छोटी मोटी कमेटी नहीं, बड़ी सी कमेटी है। वो कमेटी देखती है कौन लोग हैं वो आए, और अगर अगर वो पाती है कि इनके अंदर कोई बहुत बड़ी खराबी है तो उनको उनको उनकी मंजूरी नहीं देती है। तो उन्होंने अहमद नजाद को पाया कि ये इस लायक नहीं, इसलिए पहले उनकी जो सदर बने थे, काफी उनके बारे में यानी इस तरह की शिकायत आ गई थी। खुद इमाम खुमैनी जो है उनसे मिलने से इनकार कर दिया था जब वो मिलने गए थे। बहुत देर तक बाहर खड़े रहे लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया उन्होंने। तो उनके बारे में लोगों को शक था कि ये आदमी जो है पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं है उन जो हमारे जो मकासिद हैं ईरान के, ईरानी हुकूमत के, ईरानी इनकलाब के, उस मकासिद से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। हालांकि वो भी अच्छे आदमी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उम्दा आदमी, अच्छे आदमी है, लेकिन उस हद तक मुत्तफिक नहीं थे जिस तक इससे पहले ही हो चुका है। आपको याद होगा बनी सदर से पहले सदर बने थे, पहले सदर वही थे, और किस तरह उन्होंने खयानत की, उन्होंने गद्दारी की उन्होंने, और फिर ईरान से भाग करके वो गए, पेरिस चले गए, वहीं पे जाके मरे वो। तो ये यानी उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा आदमी गलत ना आ जाए जो आगे सब कुछ तलपट कर दे, और जो इनकलाब के जो भी यानी जो अचीवमेंट्स हैं उनको गड़बड़ कर दे उनको। क्या ये जो पेजेस्कियन है, ये पासदारान इनकलाब यानी कि आईआरजीसी की पावर को कम करेंगे? देखिए, मैं इन मामलात पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने ऐसी कोई रिसर्च नहीं की है, न मैं कभी इधर गया हूँ ईरान, इधर चंद महीने से पहले गया था लेकिन अब नहीं गया हूँ मैं, तो मैं इसमें नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आप ये बात समझ लें कि वहां पर जो पासदारान इनकलाब इस्लामी है, ये इमाम खुमैनी ने बनाई थी। ये दरहकीकत फौज के साथ जो है एक बैलेंस रखने के लिए है। फौज एक तरफ है और पासदारान एक तरफ है, और दोनों के पास जो है बहुत ही बड़े बड़े हथियार, एक तरह ये भी फौज है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत जो होती है वो ऐसा करेगी, इसलिए कि ये वहां की पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है कि फौज अकेली नहीं होनी चाहिए। वरना फौज जैसे इनकलाब आती रहती, देख रही है आप, पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है, आपके सीरिया में इनकलाब आ रहा है, मिस्र में इनकलाब आ रहा है, सूडान में इनकलाब आ रहा है, कहाँ कहाँ लीबिया में इनकलाब आ रहा है। तो ये जो खेल है इराक में तो इतनी बार आया है, तो ये खेल नहीं होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने एक दूसरी एक फौज भी, जो अवामी फौज है लेकिन उसके पास हर तरह का हथियार मौजूद है, वो बनाया है ताकि एक वहां बैलेंस रहे और फौज कभी ये ना सोचे कि हम वहां इनकलाब ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आपने आखिर में जो लाइन कही ना सर, कि संवैधानिक अधिकार है वहां की जो पासदारान इनकलाब यानी कि आईआरजीसी है उसके पास, और बैलेंस करने के लिए उसको बनाया गया। और जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी संविधान के मुताबिक वहां बैठे हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला हो नहीं पाएगा। तो जो नीतियां हैं ईरान की वो ही रहेंगी, और ईरान इस इलाके के अंदर एक रीजनल पावर है, वो अपनी उस इमेज को कभी डाउन भी नहीं होने देगा, उसको भी बरकरार रखने की कोशिश करेगा और अपने इरादों को और मजबूती से बढ़ाने का काम करेगा। देखते हैं क्या चीजें निकल के आती है, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शुक्रिया।